Hello, boys and girls. So, this is the last of chapter number 2 of business studies, form of business organization. So, now this is means आपने सभी forms of organizations को study कर लिया है और इसके बाद अब एक डिसीज़न लेने की बात आती है कि हमने सबको स्टडी कर लिया, एनालाइज कर लिया, हमने सभी के फीचर्स को देखा, उनकी मेरिट्स को देखा, डिमेरिट्स को देखा, उनके टाइप्स को देखा। तो अब आपके माइंड में किसी एक को चॉइस करने का, किसी एक को सेलेक्ट करने का, किसी एक की तरफ चलने का एक डिसीज़न बनता है ना। वही चॉइस या उसी जो डिसीज़न है उसको और ज़्यादा एनालाइज और कंफर्म करने के लिए ये पॉइंट लास्ट में चैप्टर देता है आपको कि आप इस चीज़ पर सेटिस्फाई हो कि विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फॉलोड और अडॉप्टेड बाय एनीवन। ऐसा नहीं है कि एक ही कर सकते होंगे, है ना। ये भी है कि जैसी कंडीशन है, जैसा कोई वो एंटरप्रेन्योर है उसी के बेसिस पर, जैसा वो बिजनेसमैन है उसी के बेसिस पर वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मीन्स बिजनेस के इस काइंड को अडॉप्ट करेगा, राइट। तो ये किस तरह से काम करते हैं, कैसे कैसे चॉइसेस लेनी पड़ती हैं या क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब हम चॉइस लेने को चलते हैं कि कौन सा बिजनेस अडॉप्ट करें, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ एन appropriate form of organization can be made after taking various factors into consideration. कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा? इनिशियल कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट, पैसा किस में कितना लगने वाला है, लाइबिलिटी कितनी रहेगी कौन से बिजनेस में, कौन सा कंटिन्यूटी में ज़्यादा फेवरेबल होगा, कैपिटल कंसिडरेशन किस में ज़्यादा फेवरेबल होगी, मैनेजर लाइबिलिटीज़ कौन से बिजनेस में कितनी लगने वाली है, डिग्री ऑफ कंट्रोल मेरा कितना रहेगा, और नेचर ऑफ बिजनेस जैसा है उसके हिसाब से मैं कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करूं। इज इट डन? तो इसी को वन बाय वन आप अब देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फैक्टर्स से समझ लेते हैं, इससे समझना ज़्यादा आसान हो जाता है कि जैसे फैक्टर नंबर 1 आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। मोस्ट एडवांटेज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल की किस में रहती है? कंपनी में रहती है, राइट। और सबसे कम किस में रहती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती है। लीस्ट एडवांटेज है, कैपिटल नहीं हो पाती, अकेला व्यक्ति है ना। हम कहते हैं वन मैन आर्मी है, लेकिन वो कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता है फिर भी, है ना। कंपनी में तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं और आप उनको और ज़्यादा इंक्रीज करवा सकते हैं, राइट। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, सोल प्रोप्राइटर सबसे सस्ते में हो जाता है शुरू, कंपनी उतना ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, राइट। एज ऑफ फॉर्मेशन में इजी कौन है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, कंपनी उतनी ही हार्ड होती है, राइट। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप में कंपनी प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, लेकिन प्राइवेट जो ये पार्टनरशिप्स होती हैं इनमें ये चीज़ नहीं हो सकती, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप नहीं होता। मैनेजरल एबिलिटी किस में सबसे ज़्यादा है? कंपनी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत कम होती है, लीस्ट, है ना। हम दो ही चीज़ों में कंपेयर करते हैं, मोस्ट किस में है और लीस्ट किस में है, राइट। रेगुलेशन, सबसे अच्छा रेगुलेशन सोल प्रोप्राइटरशिप में होगा, लेकिन सबसे कम होगा कंपनी में, राइट। रेगुलेशन अच्छा नहीं रहेगा। फ्लैक्सिबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत अच्छी होती है, लेकिन कंपनी में बहुत कम होती है। कंटिन्यूटी सिर्फ कंपनी की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, उसके मेंबर्स हैं, उनके आने जाने, डेथ हो जाने, रिटायरमेंट हो जाने या इंसॉल्वेंट हो जाने या किसी और कंडीशन में किसी भी लिविंग का एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा एग्जिस्टेंस होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, लगातार चलता रहता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये सबसे कम है, कंटिन्यूटी नहीं रहती, राइट। लाइबिलिटीज के मामले में कंपनी ही सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है,
और सोल प्रोप्राइटरशिप उतनी ही वीक हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है, जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके लिए ही आप लायबल हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटर जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होल्डर होता है। उसके पास जो बिजनेस है या उसका जो खुद का मीन्स पर्सनल है वो सभी जो है एक तरीके से बिजनेस का ही माना जाएगा और लगा रहता है दाव पे। तो ये कंपैरिजन आपको फैक्टर्स का समझ में आ गया। फैक्टर्स के अगर थ्रू हम देखते हैं तो मोस्ट एडवांटेजेस और लीस्ट एडवांटेजेस कौन कौन सी कंपनी या कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है। ठीक है, चलिए इसको एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, वन बाय वन चलते हैं। इसमें फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल चूजिंग अ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर्स कौन से होंगे जो हम जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करने जाएं तो उनके लिए हमें आसान बना सकें। ठीक है, पहला नंबर आता है जो एनसीईआरटी देता है वो है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। एक तरफ कॉस्ट और एक तरफ ईज। कॉस्ट क्या है? वट एवर इज एक्सपेंडेड बाई यू, जितना खर्च आपने किया है किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट, राइट। चाहे आप एक पेन खरीदें या आप एक एरोप्लेन खरीद लें, डजेंट मैटर। दूसरे नंबर पे दूसरा एक बैलेंस रखना पड़ता है, उसे कहते हैं ईज। ईज मीन्स ईजी, ठीक है, नॉर्मली डन विदाउट एफर्ट्स समथिंग इज डन। तो इन दोनों के बीच में आपको एक बैलेंस रखना होता है, कॉस्ट भी और ईज, आसानी से भी काम हो जाए हमारा और हमें कम पैसा लगाना पड़े, इसके लिए ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आर द मोस्ट इनएक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस, एंड हैविंग लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। तो कॉस्ट भी कम लगती है और इजीली भी हो जाती हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा पूरी नहीं करनी पड़ती हैं। तो पहला नंबर ये क्लियर हो गया, कॉस्ट एंड ईज एंड इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को कम से कम पैसे में और आसानी से सेटअप करने के लिए जो भी हमें अच्छा लगेगा उसमें सबसे ज़्यादा वो है जिसमें नाम आता है सबसे पहले किसका? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का, राइट। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है लायबिलिटी के बेसिस पर। लायबिलिटी किसकी होंगी, कितनी होंगी? हमें चाहिए कि लिमिटेड होनी चाहिए, हमारे लिए तो वही फेवरेबल है ना, क्योंकि लिमिटेड का मतलब होगा कि वट एवर इज इन्वेस्टेड मीन्स द कैपिटल विल बी द लायबिलिटी। जितना इन्वेस्ट किया है या जो बिजनेस का एसेट है या जितना भी हमारे पास बिजनेस से रिलेटेड है वही लायबल होगा। उसके अलावा हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं करेगा। जितना बिजनेस में है हम उसी के लिए क्रेडिट वर्दी हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रॉम side of investors, company form of organization is more suitable as the risk involved is limited। क्योंकि रिस्क जो होता है वो कंपनी में ही लिमिटेड होता है, बाकी सभी में नहीं हो पाता है काफ़ी हद तक। इसलिए अगर हम सिर्फ लायबिलिटी को सोच के काम करेंगे तो लायबिलिटी को सोच के काम करिए तो आप सिर्फ कंपनी की तरफ जाइए, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने की कोशिश कीजिए। यस, अगर आपको सिर्फ कॉस्ट और ईज को देखना है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे, बस आप आराम से बैठ के बिजनेस कर पाएंगे, लेकिन आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर लायबिलिटीज़ को सोचना है तो आप कंपनी की तरफ आ सकते हैं, राइट। नंबर 3 कंटिन्यूटी। बताओ इसमें कौन जीतेगा? कंटिन्यूटी में कौन जीता? कंटिन्यूटी में भी कंपनी ही जीतेगी, यस, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप जैसे बिजनेसेस में कंटिन्यूटी बहुत कम होती है। वो ऑनर हेडेड या ऑनर सेंटर्ड बिजनेस होते हैं, राइट। इफ़ द बिजनेस इज इंटेंडेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मोर सुटेबल। अगर कंटिन्यूटी के बेसिस पे जाओगे तो आपको कंपनी की तरफ या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की तरफ ही जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आपके बेसिस पर ही हैं, आप हैं तो ठीक है बिजनेस है, वरना तो आपके पास बिजनेस नहीं होता है, राइट। तो कंटिन्यूटी नहीं होती है बिजनेस की,
किसमें? इन दोनों में नहीं होती है। तो कंटिन्यूटी के बेसिस पे अगर सोचोगे बिजनेस को अडॉप्ट करने की, तो आपको कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के फेवर में जाना होगा, राइट। नंबर 4, मैनेजरल एबिलिटी, बड़े सिरदर्दी का काम है, ठीक है। अब सिरदर्दी है तो भाई करना तो होता ही है, क्योंकि मैनेजरल एबिलिटी नहीं होगी तो आप बिजनेस कैसे कर पाओगे। और a sole proprietor may find it difficult to have expertise in all functional areas of management. Yes or no? Isn't it? सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला व्यक्ति है भैया, हम उसे वन मैन आर्मी कह रहे हैं, वो सारे डिसीजन खुद लेता है, लेकिन सारे सब मैनेजरल एबिलिटीज़ को वो कैसे कैरी कर पाएगा? सुपर हीरो नहीं है, कोई हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही है, ये रियल बिजनेस है, हम रियल में काम कर रहे होते हैं। और हम जब कॉमर्स से हैं, वी द पीपल ऑफ कॉमर्स, तो हमारे लिए तो पूरा वर्ल्ड ही लेबॉर्ट्री है, हमारे लिए सब कुछ एक्चुअल है ना। आपको किसी स्पेशल कमरे की ज़रूरत नहीं होती है काम करने के लिए, आपके लिए पूरी दुनिया ही एक लेबॉर्ट्री की तरह है। और मैनेजरल एबिलिटी की अगर आप बात ये देखते हैं, तो किसी एक ही पर्सन में सारी एबिलिटी हो जाना तो शायद बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। नहीं होंगे ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक दिमाग एक ही तरफ को काम करने में ज़्यादा अगर लगा रहे तो एक मीन्स उसको प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा सा एक्सपर्ट बना देती है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन क्लोजर टू परफेक्शन, है ना, बनाती है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन क्लोजर टू परफेक्शन। तो अगर आप सेल्स की तरफ काम कर रहे हैं तो सेल्स में आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, आप परचेज की तरफ काम कर रहे हैं तो परचेज में एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, अकाउंट्स में ही काम कर रहे हैं सिर्फ तो अकाउंट्स की तरफ एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। अब अकाउंट्स में भी बहुत सारे कैडर्स हैं अलग अलग, उनमें एक्सपर्टाइज होते हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के लिए होते हैं, कुछ सेल्स में ही सिर्फ काम कर रहे हैं, कुछ एडवर्टीजमेंट में सिर्फ काम कर रहे हैं, कुछ सिर्फ फाइनेंस में काम कर रहे हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर। तो मैनेजरल एबिलिटीज़ इसीलिए इतने सारे लोगों की अलग अलग चाहिए भैया, एक्सपर्ट चाहिए एक ही फील्ड में। हमें नहीं पता कि तुम सारे काम कर सकते हो, नहीं, एक काम कर दो तुम, वो सबसे अच्छा रहेगा, है ना। एक काम करने का मतलब है एक्सपर्टाइज्ड हो जाना, उसमें निपुण होना, कुशल होना आपका। कि अगर आप एडवर्टीज़मेंट में हैं तो आप अपना दिमाग सिर्फ एडवर्टीज़मेंट में लगाएंगे तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के आएंगे, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ जाओगे तो इसमें यहाँ पर हम फेल हो जाते हैं। यहाँ भी सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो कंपनी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, पार्टनरशिप भी है, क्योंकि आप अपने लिए मैनेजरल एबिलिटी को बैलेंस करने और उसको हैंडल करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। अभी अगर आप क्लास फर्स्ट ईयर में हैं तो नेक्स्ट ईयर आप एक स्टाफिंग का चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, उसमें आप देखेंगे कि स्टाफ को अपॉइंट करने में कितना ज़्यादा जो है वो लेबर एचआर डिपार्टमेंट को करना होता है, उसको क्या क्या देखना पड़ता है अपने स्टाफ के अंदर, और उसे किस फील्ड या किस एक डेजिग्नेशन के लिए पोस्ट करना है। सो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा सोचनी पड़ती हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 5 पे ये है कैपिटल कंसिडरेशन। कैपिटल कंसिडरेशन में कैसे काम करोगे, किस में चाहिए कैपिटल? इफ़ द बिजनेस रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंपनी, यस और नो। कैपिटल ज़्यादा किस में चाहिए, ये किस में हो सकती है? अगर आपको ज़्यादा बड़ी कैपिटल वाले बिजनेसेस करने हैं तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, आप अकेले काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। कितना लोन ले लोगे आप बैंक से, या कितने जो है आपके पास आपका खुद का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसको आप एसेट में कन्वर्ट करोगे, है ना। तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी की तरफ ही जाना चाहिए अगर आप कैपिटल कंसिडरेशन या ह्यूज कैपिटल के लिए काम करने वाले हो। इज इट डन? नेक्स्ट नंबर आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। किसके जेब में सारी चाबियां रहेंगी? तो इफ़ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड तो प्रोप्राइटरशिप इज़ मोर प्रेफर्ड। अगर आप अपने ही हाथ में सब कुछ रखना चाहते हैं, आपकी जेब में ही सारी चाबियां रहें, ये ऐसा देखना चाहते हैं, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ ही जा सकते हैं। मीन्स एक वो पर्सन जो ये चाहता हो कि रूल एंड ऑर्डर सिर्फ मेरा रहे,
रूल ऑफ थंब जिसको कहा जाता है वो मेरा रहे तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप ही बन सकता है। वो किसी दूसरे के साथ बिजनेस कर भी नहीं सकता, है ना। करेगा तो उसको शायद ट्रस्ट नहीं रहे, और ट्रस्ट नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे 100%। तो ये नेचर पे डिपेंड करता है एक ह्यूमन के कि वो डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा रखना चाहता है, उसी के हिसाब से वो बिजनेस को अडॉप्ट करता है, राइट। और डिग्री ऑफ कंट्रोल टूटता है कहाँ पर, कंपनी में भी, पार्टनरशिप में भी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी, इन सब में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी डिग्री ऑफ कंट्रोल जो है वो कर्ता के पास रहता है, तो प्रोप्राइटरशिप में भी यही होता है। तो उन दोनों के लिए ये बात सही है, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है 7 में एक नेचर ऑफ बिजनेस आपको देखना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं, उसी के बेसिस पर आप ये डिसाइड कीजिए कि फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहने वाला है। फॉर लार्ज बिजनेस यूनिट्स वेयर पर्सनल अटेंशन इज नॉट मच रिक्वायर्ड, तो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर सुटेबल, है ना। तो अगर ऐसी बात है तो कंपनी को ही अडॉप्ट करना चाहिए, वही सूटेबल फॉर्म है, वरना तो आप दूसरे बिजनेसेस में जा सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस में जा सकते हैं, ठीक है। ये नेचर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है बिजनेस के कि उसको किस तरह का फॉर्मेशन चाहिए। समझ में आ गई है बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपैरिजन देखते हैं इन सब के बीच में कि कंपैरिजन के बेसिस पर आपके पास जितने भी फॉर्म्स हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं तो ये एक तरीके से समरी टाइप है पूरे चैप्टर से। फॉर्मेशन नंबर 1 आता है सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर्मेशन कैसा है, इजी है। पार्टनरशिप में कैसा है, इजी। रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इजी है, कम लीगल होता है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कंपनी में तो 100% कंपलसरी होता ही है, एक्सपेंसिव भी होता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेलिटीज़ भी होती हैं फॉर्मेशन के बेसिस पर, राइट। तो इन पांचों में फॉर्मेशन इस तरह से होता है। नेक्स्ट नंबर आता है मेंबर्स का। तो मेंबर्स में ओनली 1 ऑनर होता है प्रोप्राइटर के लिए, सोल प्रोप्राइटर के लिए, है ना। दूसरे नंबर पे मिनिमम 2 और मैक्सिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप में हिंदू फैमिली बिजनेस के लिए सिर्फ 2 पर्सन से फैमिली बिजनेस चल जाएगा और मिनिमम 10 एडल्ट्स चाहिए आपको कोऑपरेटिव के लिए, और लिमिट कोई नहीं है बाकी, राइट। और लास्ट में आता है कंपनी के अलग अलग 2 जो डिविजन्स हैं वो हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक में। तो प्राइवेट में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स इट मे बी, एंड इन पब्लिक कंपनी 7 मिनिमम मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, मीन्स अनलिमिटेड मेंबर्स कैन बी अपॉइंटेड इन अ पब्लिक कंपनी, राइट। यहाँ पे एक और डिफरेंस होता है, 51% शेयर्स जो हैं वो अगर या जिसके पास भी होते हैं वो प्राइवेट कंपनी की तरह से ट्रीट होती है। प्राइवेट कंपनी में जो ऑनर्स हैं उनके पास 51% शेयर होते हैं, राइट। पब्लिक कंपनी में 51% शेयर्स जो हैं वो मोस्टली एक ग्रुप के पास होते हैं या फिर गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है वो प्राइवेट, मतलब ऐसे इंडिविजुअल की कंपनी नहीं होगी। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, तो आदित्य बिरला ग्रुप की बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिसमें एक आइडिया भी आता है ना। अब वो फिर मर्ज हो गया था दूसरी कंपनी के साथ, तो वहाँ पर नाम लिखा जाता है आइडिया सेलुलर लिमिटेड, ठीक है वो ग्रुप, उस ग्रुप की कंपनी है, लेकिन उनसे ज़्यादा या उनके साथ मिलकर किसी ने 51% शेयर को कवर अप किया होगा, तो इसलिए वो लिमिटेड कंपनी हो जाती है, राइट। नेक्स्ट नंबर आती है कैपिटल की बात। तो कैपिटल लिमिटेड होती है इन दोनों में, ठीक है। इन दोनों का मतलब कौन है ये, पहला नंबर पे कौन है, सोल प्रोप्राइटर है, दूसरे नंबर पे पार्टनरशिप है, तीसरे नंबर पे जॉइंट फैमिली बिजनेस होता है उसकी एंसेस्ट्रल होती है, आपको पता है।
और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए लिमिटेड होती है कैपिटल, लेकिन कंपनी के लिए ये लार्ज होती है, मीन्स ज़्यादा होती है, राइट। कैपिटल के बेसिस पे ये आ गया। फिर आती है बात लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ सोल प्रोप्राइटर में, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड हैं, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि ये खुद अपने मालिक होते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली में अनलिमिटेड कर्ता के लिए होती है और लिमिटेड बाकी मेंबर्स के लिए होती है, याद रखना ठीक से। लिमिटेड कर्ता के लिए होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं कर्ता की। कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस में लगानी पड़ सकती है अगर पैसे देने की बात आई। अगर उधार पूरा नहीं हुआ तो पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। ये जनरली देखा गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ में क्या मतलब है ना। ये मैं बहुत बार रिपीट भी करता रहा हूँ लगातार, और ये फाइनल है, क्योंकि अब इसमें लास्ट में सुन लीजिए। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है आप उतने ही पैसे की देनदारी रखते हो। मतलब ये होगा कि अगर आप डैप्स चुकाने हैं, पैसे किसी को देने हैं, कब बिजनेस को अपनी उधारी पूरी करनी है, ठीक है। तो उधारी पूरी करने के लिए अगर कभी एक ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बिजनेस के पास पैसा नहीं है, तो जितनी कैपिटल जिसने लगाई है, मीन्स बिजनेस अपना पूरा पैसा देकर भी नहीं चुका पा रहा है, ठीक है, पूरा पैसा दे दिया है बिजनेस ने, फिर भी उसके जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। मतलब जो उसके लेनदार हैं वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं कि उनका पैसा बच गया है आपकी तरफ देने से, ठीक है। तो लिमिटेड जो मेंबर कहा जाएगा उसका मतलब होता है कि जितना उसने इन्वेस्ट किया था, मान लो 1 लाख रुपया दिया था, तो 1 लाख रुपए पूरे हो गए, तो उसे अब कोई मतलब नहीं आगे का पैसा कहाँ से दिया जाएगा या कहाँ से नहीं दिया जाएगा, राइट। दूसरे नंबर पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली बात आती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अगर बेचनी पड़ जाए तब भी आप अपने डेब्ट्स को पूरा करेंगे, आप उधार चुकाएंगे, उसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, समझ गए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिजनेस में इन्वॉल्व मान ली जाएगी अगर आपके डेब्ट्स, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते, माने उन्हें पैसा देने से अभी रह गया है तो, राइट। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर्ता की होती हैं, कर्ता का चाहे पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाए उसे उधार पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी मेंबर्स की होती है, मेंबर्स ने जितना उनका शेयर बैठ रहा है उस फैमिली के हिसाब में उतने ही के लिए वो जो हैं वो लायबल हैं, बाकी के लिए नहीं रहेंगे। कोऑपरेटिव और कंपनी में दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी होती हैं, यहाँ पर भी मेंबर जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी के लिए लायबल हैं, उससे ज़्यादा वो एक पैसा नहीं देंगे किसी को, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल किसका रहेगा भैया, सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अकेला मालिक है उसका ही कंट्रोल है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का रहेगा। जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता का कंट्रोल होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इलेक्टेड बोर्ड का कंट्रोल होता है और कंपनी में भी इलेक्टेड बोर्ड ही कंट्रोल करता है। इलेक्टेड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके लिए वर्ड लिखा गया था पहले, तो वही कंट्रोल करता है, राइट। कंटिन्यूटी की बात आती है तो ऑनर के साथ साथ जाएगा बिजनेस। अनस्टेबल इसलिए लिखा है सोल प्रोप्राइटर में, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो पार्टनरशिप है वो मोर स्टेबल, इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि एक पार्टनर जाता है तो वो दूसरे को इनवाइट करवा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो हिंदू फैमिली बिजनेस है वो स्टेबल रहेगा। कर्ता अगर नहीं रहा, इवन इफ कर्ता डाइज, तो उसकी जगह पर दूसरा जो भी एल्डरेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होगा, ही और शी विल बी द कर्ता, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल रहती है, सेपरेट लीगल एंड स्टेटस है क्योंकि, और कंपनी का भी सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, इसलिए ये भी कंटिन्यूटी में स्टेबल रह जाती हैं। तो ये सभी फॉर्मेशंस थे अब तक के जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इनका जो कंपेरेटिव एक इवैल्यूएशन हो सकता था वो अब ये किया गया है। द चैप्टर इज़ ओवर हेयर। इसके बाद इसके क्वेश्चंस और इसके केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।